मेरा नाम रूपाली है। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पापा हमारे गांव के जमींदार के यहाँ काम करते हैं, जिससे हमारी गुजर बसर होती है। मैं करीब 16 साल की थी जब मेरे माँ पापा ने मजबूरी में आकर मेरी शादी गांव के जमींदार से करा दी। गांव का जमींदार करीब 60 साल का था। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल जमींदार के पास हमारा बहुत सारा कर्जा हो गया था, जिसे हम चुका नहीं पा रहे थे, और अगर चुकाना भी चाहते तो भी नहीं चुका पाते, क्योंकि कर्जा था ही बहुत ज़्यादा। फिर जमींदार ने मेरे पापा के सामने कर्जा माफ़ करने के लिए एक शर्त रखी। जमींदार ने मेरे पापा से कहा, अगर वह मेरी शादी जमींदार से करा देंगे तो जमींदार हमारा सारा कर्जा माफ़ कर देगा। मेरे माँ पापा ने ना चाहते हुए भी मेरी शादी जमींदार से करा दी। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। जी कर रहा था कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। कहाँ मैं 16 साल की बेहद खूबसूरत सी लड़की, और कहाँ वह 60 साल का बुढ़ा आदमी। जैसे हर लड़की की शादी को लेकर कुछ अरमान होते हैं, वैसे ही मेरे भी कुछ अरमान थे। पर अपनी माँ पापा के इज्जत के कारण मैंने उस जमींदार को अपना पति स्वीकार लिया और उस 60 साल के आदमी के साथ रहने लगी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझ पर अपनी सारी जायदाद लुटाता था। वह 60 साल का हो चुका था, पर फिर भी उसके अंदर जुनून भरा पड़ा था। वह मुझे रोज बाहर घुमाने ले जाता, नई नई जगहों पर। मेरे लिए वह बहुत खूबसूरत खूबसूरत तोहफा खरीदता। अगर मैं सजती और संवरती तो मेरी तारीफों के पुल बांधता। मुझे अपने पति का बर्ताव बहुत अच्छा लगता था। आखिर एक औरत को इसके अलावा चाहिए ही क्या? उसे नई नई जगह पर घूमे जाए और उसके लिए तोहफा लाए। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और उनका एक मुंहबोला भाई हमारे साथ ही रहता था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, पर शादी की उम्र हो गई थी। अगर मैं घर पर होती तो वह पूरे दिन मेरे साथ ही रहता और मुझसे बातें करता। इससे मेरा भी मन लग जाता था। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरा देवर मुझे पसंद करता है। इसलिए मैंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने कामों में इधर उधर व्यस्त रहती थी। पर मेरा देवर कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे पास आ ही जाता था। मैं खुलकर उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे बस शक था और कुछ नहीं। मैंने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी कोई गलतफहमी से भाई भाई का रिश्ता खराब न हो जाए। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। मेरे पति काम से शहर गए हुए थे, इसलिए मैं अपने देवर के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिया और कहा कि अगले दिन आकर अपना रिपोर्ट ले जाना। मेरा देवर मुझसे मजाक में कहने लगा, क्या हुआ भाभी, घर में कोई नया मेहमान तो नहीं आने वाला? मैंने अपने देवर से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। अगले दिन जब मेरा देवर रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट देने से मना कर दिया और कहा कि वह रिपोर्ट मुझे ही देंगे। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या आया था कि डॉक्टर वह रिपोर्ट मुझे ही दे सकते हैं? मैं घबराहट के साथ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर की बातें सुनकर मैं चौंक गई। डॉक्टर का कहना था कि मुझे रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जा रहा है। वह जहर धीरे धीरे अपना काम कर रहा है और एक दिन यह जहर मेरी जान ले लेगा। मैंने डॉक्टर से कहा, पर यह जहर मुझे कौन दे सकता है? आखिर कौन मुझे मारना चाहता है?
मेरे ससुराल में तो मेरे देवर और मेरे पति ही है जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ना तो मेरे पति मुझे मारने की सोच सकते हैं और ना ही मेरे देवर। डॉक्टर ने कहा, अब यह तो मुझे नहीं पता कि यह जहर तुम्हें कौन दे रहा है, पर हाँ, यह जहर बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे यह तुम्हारे शरीर को कमजोर बना रहा है और अब से तुम जो भी खाना या पीना बहुत सावधानी से रहना। मैंने यह बात अपने देवर को नहीं बताई और जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी आ गई है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे देवर बोले, पर डॉक्टर यह बात मुझे भी तो बता सकते थे, फिर उन्होंने आपको क्यों बुलाया? मैंने कहा, अब यह तो मुझे नहीं पता। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर कौन मुझे मारना चाहता है, मैं किस पर शक करूं? घर में हम 3 लोग ही हैं। अचानक मेरी शक की सुई हमारी काम वाली बाई पर गई। घर में वह भी तो है, हो सकता है वह मुझे मारना चाहती हो, पर क्यों? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैं बहुत चौकन्ने रहने लगी। काम वाली बाई पर मैं पूरी नजर रखने लगी, पर मुझे ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि मैं उस काम वाली बाई पर शक कर सकूं। मेरे पति भी शहर से आ चुके थे। जब उनको पता चला कि मेरी सेहत ठीक नहीं है तो उनको मेरी बहुत फिक्र हुई। वह बाजार से मेरे लिए बहुत सारे ताकत वाले फल लेकर आए और बोले, मेरे सारे अपने मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तुम ही हो मेरे पास। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखा करो। यह फल लाया हूँ तुम्हारे लिए। यह सारे फल ताकत वाले हैं, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। अब मैं तो अपने काम से इधर उधर रहता हूँ, इसलिए तुम्हें ही अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। मैं अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे यकीन हो गया कि मेरे पति कभी भी मुझे मारना नहीं चाहेंगे। तो अब घर में बचे सिर्फ मेरे देवर। मैंने अपने देवर के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। मेरे देवर का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। मैंने आज तक कभी भी अपने देवर के कमरे में नहीं गई थी, कभी जाने की नौबत ही नहीं आई थी। मेरे देवर हमेशा मेरे आसपास ही रहते, पर एक दिन जब मेरे देवर घर पर नहीं थे, मेरे पति उन्हें अपने साथ लेकर गए थे, तो मैं चुपके से अपने देवर के कमरे में गई। पर जब मैं कमरे का दरवाजा खोली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे में हर तरफ मेरी फोटो लगी हुई थी। जब मैं उनका कबर्ड खोली तो उसके अंदर भी मेरी फोटो लगी हुई थी। टेबल पर एक डायरी पड़ी हुई थी। मैंने वह डायरी खोली तो डायरी के हर एक पन्ने पर मेरी फोटो लगी हुई थी और मेरी फोटो के नीचे लिखा हुआ था, आई लव यू। मैं उल्टे पैर उस कमरे से बाहर आई। आज मेरा शक यकीन में हो गया था कि मेरे देवर मुझे पसंद करते हैं, पर अभी मेरा मकसद कुछ और ही था, इसलिए मैंने अपने देवर से कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने अपने पति को देखा कि रात को मेरे लिए वह खुद ही दूध बना रहे थे। मैंने सोचा मैं उनके पास जाऊं कि तभी मैंने देखा कि उन्होंने अपने जेब से एक पुड़िया निकाला और दूध में मिला दिया। मैंने अपना कदम पीछे कर लिया और छुपकर देखने लगी। मेरी नज़र उस गिलास पर टिकी हुई थी। मेरे पति वह दूध लेकर मेरे पास आए और मुझे देते हुए बहुत प्यार से बोले, लो दूध पी लो, इसमें तुम्हें ताकत मिलेगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं वह दूध पीऊं, पर फिर भी अपने पति को दिखाने के लिए मैंने वह दूध पिया और फिर उस दूध की कुछ बूंदें मैंने अपने मुंह में ही छिपा लिया। जब मेरे पति गिलास रखने गए तो मैं फटाफट अपने मुंह का दूध एक छोटे से जार में रख दी
अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई और बोली, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इस दूध में भी वो जहर है या नहीं? डॉक्टर ने मुझसे वह सैंपल ले लिया और अगले दिन आने को कहा। बहुत बेचैनी के साथ मैंने रात गुजारा। अगली सुबह होते ही मैं डॉक्टर के पास गई, पर डॉक्टर की बातें सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था डॉक्टर की बातों पर। डॉक्टर का कहना था कि उस दूध में भी वही जहर था जो मेरे शरीर में था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मुझ पर अपनी जान निछावर करते हैं, वह मुझे क्यों मारना चाहेंगे? मैंने वह दूध का रिपोर्ट लिया और अपने घर आ गई। मेरे पति सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं उनके पास गई और वह रिपोर्ट उनके मुंह पर फेंक दिया और बोली, आखिर यह दिखावा क्यों? मेरे पति बोले, यह क्या है और किस दिखावे की तुम बात कर रही हो? मैंने कहा, एक तरफ तो आप यह दिखाते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं। आखिर यह सब क्या चल रहा है? आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंसने लगे और बोले, मारूं ना तो और क्या करूं? अपने घर की इज्जत तो कभी खराब नहीं होने दूंगा मैं। मैंने कहा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मुझे जब पता चला कि तुम और मेरा भाई एक दूसरे से फंसे हुए हो तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम तो पराई थी, पर मेरा भाई, उसने भी सौतेलापन दिखा ही दिया। जिस भाई को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वो भाई अब मुझे ही धोखा दे रहा था, मेरी ही पत्नी से इश्क फरमा रहा था। इतना सुनते ही मैंने खींचकर एक थप्पड़ अपने पति को मारा और बोली, क्या तुमने अपने मन में ही यह पुलाव पका लिया? एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? मेरा पति बोला, पूछना क्या पूछता मैं तुमसे, जब मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। और एक दिन तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिख गया। जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो देखा कि उसका कमरा तुम्हारी तस्वीरों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि टेबल पर पड़ी डायरी में भी तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर के नीचे साफ साफ लिखा हुआ था कि वह तुमसे प्यार करता है। मैंने कहा, मैं नहीं जानती थी कि आपके भाई के मन में क्या था, पर मेरे मन में तो आपके लिए प्रेम और इज्जत थी। मैं तो आपको ही अपना पति मानती थी, पर आपने जो भी मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत तार तार हो गई। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं है और मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं उसी वक्त अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ गई। मेरा जी कर रहा था कि मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूं, पर पापा ने रोक लिया, यह कहकर कि बहुत एहसान है उनके हमारे ऊपर। मेरे पास जो भी जेवरात पड़े हुए थे उन सबको बेचकर मैंने अपना इलाज करवाया। करीब 3 से 4 महीने की इलाज में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, शक की गुंजाइश पर कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।